आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना सरकार ने आज उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर 400 एकड़ कांचा गच्चीबौली भूमि के मुद्दे पर कथित तौर पर झूठी बातें फैलाने के लिए इस्तेमाल की गई AI जनित सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे 400 एकड़ भूमि पार्सल में IT बुनियादी ढांचे को विकसित करने से सरकार के कदम में बाधा डालने वाली कथित झूठी कहानियों को गंभीरता से लेने के बाद याचिका दायर की गई थी। 5 अप्रैल को उन्होंने अधिकारियों को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भूमि के कथित अतिक्रमण के संबंध में भ्रामक AI सामग्री के निर्माण की जाँच के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। IT बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कांचा गच्चीबौली में 400 एकड़ भूमि विकसित करने की तेलंगाना सरकार की योजना ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अब तेलंगाना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। आंदोलनकारी छात्रों का दावा है कि 400 एकड़ जमीन विश्वविद्यालय की है, जबकि राज्य सरकार का दावा है कि जमीन उसकी है। 5 अप्रैल को सीएम ने अधिकारियों को हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे 400 एकड़ भूमि सहित भ्रामक सामग्री को रोकने के लिए साइबर अपराध विभाग को मजबूत करने का निर्देश दिया। सीएमओ ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने रेड्डी को सूचित किया है कि कथित तौर पर मोरों के रोने के आवाज़ के साथ नकली ऑडियो क्लिप बनाए गए थे और मनगढ़ंत तस्वीरों और वीडियो में हिरणों को घायल होते और साइट पर बुलडोजर से भागते हुए दिखाया गया था। MLC पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता C अंजय रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 14 महीनों में लोगों का उन पर से भरोसा उठ गया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। जीता है सो जो लीडर्स है और किशन रेड्डी साहब आदौर में पूरा MP MLA और जिला अध्यक्ष सब जने काम करे, 25-12 सब काम करे, काम करने के रात पावल और पूरा काम करके हमारे जीता है। ये जीतने के बाद पार्टी जो 6 पार्लियामेंट में 4 उम्मडी डिस्ट्रिक्ट में सब जने क्या है, आज किसी हालत में कई को तो जो वादा दिया वो वादा नहीं मिटा रहा, वो वादा नहीं मिटा, इसलिए कांग्रेस प्रभुत्व जो 14 महीने में पब्लिक पूरा विश्वास ये गया इन लोगों का। किसी हालत में आगे दिन भारतीय जनता पार्टी किसी हालत में आने का उम्मीद है, गवर्नमेंट आने का उम्मीद है। बीजेपी सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि आज बीजेपी के 2 MLC ने शपथ ली है। तेलंगाना में संदेश ये है कि आने वाले समय में बीजेपी राज्य में सरकार बनाएगी। राज्य की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। जनता पार्टी के विधान परिषद के 2 सदस्य जो आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया है, पूरा संदेश है तेलंगाना के अंदर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का राज आने वाला है, ऐसा उम्मीद जताते हुए पूरा तेलंगाना के आबादी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की ओर देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह देश भर में विकास, विरासत और गरीब योजना जो चलाया जा रहा है, लोग चाहते हैं कि इसी तरह तेलंगाना में हम लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में जरूर बीजेपी उभर के आएगी। आज दोपहर कुकटपल्ली में दहशत तब फैल गई जब कुकटपल्ली वाई जंक्शन के पास एक 2 पहिया वाहन में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शहर में पड़ रही भीषण गर्मी को बताया जा रहा है। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से पड़ रहे अत्यधिक तापमान के कारण यह आग लगी थी। स्थानीय लोगों के कोशिश करने के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि वाहन लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। स्थानीय पुलिस अधिकारियों भी बचाव में शामिल हुए और कुछ ही मिनटों में स्थिति पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने के वास्तविक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह लोग की स्थिति के संपर्क में आने पर सीधी धूप में छोड़े गए वाहनों की सुरक्षा के संबंध में चिंता का कारण रहा है। हैदराबाद में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड उच्च तापमान देखा गया है। कुछ क्षेत्रों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक पहुंच गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर श्रीलंका की जेलों में मछुआरों की रिहाई के संबंध में राज्य सरकार की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही श्रीलंका यात्रा से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पड़ोसी देश के नेतृत्व के साथ बातचीत के दौरान
तमिलनाडु के मछुआरों की रिहाई के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया था, लेकिन मछुआरे अपने वतन नहीं पहुंच पाए और यह निराशाजनक है। 2/4/2025 को हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था ताकि तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा लगातार गिरफ्तार किए जाने से रोका जा सके। उस प्रस्ताव को अस्थायी समाधान खोजने के लिए पारित किया गया था। प्रस्ताव में हमने कच्छातीवु द्वीप को पुनः प्राप्त करने, श्रीलंकाई जेलों से मछुआरों को रिहा करने और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा जब्त की गई नौकाओं को वापस करने का अनुरोध किया था। उन्होंने आगे कहा कि हमने प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका दौरे के दौरान श्रीलंका सरकार से बात करके कार्रवाई करनी चाहिए। हमने उस प्रस्ताव को तुरंत प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया। हमें उम्मीद थी कि 97 मछुआरे और उनकी नावें अपने वतन पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी हमारी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि हम अपने मछुआरों की आजीविका की रक्षा करने में विफल नहीं होंगे। डीएमके सरकार मछुआरों के साथ खड़ी रहेगी। वहीं आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चिंताजनक है कि पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के मछुआरों को बार बार गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि यह निराशाजनक है कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन राजनीतिक कारणों से पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए रामेश्वरम नहीं पहुंचे। पीएम ने तमिलनाडु में लोगों के लिए परियोजनाओं के लिए 8,300 करोड़ रुपए समर्पित किए थे। कल हमारे 14 मछुआरों को रिहा कर दिया गया। हमें विश्वास है कि बाकी को भी जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। बीजेपी में संभावित नेतृत्व परिवर्तन पर उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं बीजेपी कार्यकर्ता बना रहूँगा। मैं मैदान में रहूँगा। मैं डीएमके को सत्ता से हटाने के ऋण निर्णय के साथ 4 महीने से बिना चप्पल पहने खड़ा हूँ। किसी को राज्य अध्यक्ष के रूप में संगठनात्मक कार्य करने दें। राज्य अध्यक्ष बनना सिर्फ एक पद है। मैं आइडियोलॉजी या पार्टी को नहीं बल्कि पीएम मोदी को देखकर बीजेपी में शामिल हुआ हूं। वह जो भी कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। डीएमके का भ्रष्टाचार को मैं बेनकाब करना जारी रखूंगा। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज कहा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में जगह जगह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के कारण शहर में शांति है। एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ के मद्देनजर उन्होंने कहा कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो यह लोगों को ध्यान खींचती है। मंत्री ने कहा कि वो बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद को गश्त और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए दैनिक आधार पर निर्देश देते हैं। वह उस घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जहां सुद्दागुंटुपल्लिया में एक सुनसान जगह पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मंत्री ने कहा कि बारिश और ठंड को नजरअंदाज करते हुए पुलिस 24 घंटे लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि बेंगलुरु में शांति है। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में यहाँ वहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि वह पुलिस आयुक्त को नियमित रूप से कहते हैं कि उन्हें सतर्क रहना होगा। बीट प्रणाली का नियमित रूप से पालन किया जाना चाहिए और निगरानी बढ़ानी चाहिए। परमेश्वर ने कहा, मैंने उनसे कहता हूं कि हर क्षेत्र में अनुशासित और प्रभावी तरीके से गश्त होनी चाहिए। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने इस प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 4200 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने विश्व बैंक से 205 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पहला डिस्बर्समेंट मिलने के बाद आंध्र प्रदेश को इस प्रोजेक्ट के लिए 4200 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए हैं। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने मिलकर अमरावती कैपिटल सिटी के पहले चरण के विकास के लिए 1600 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि 13,600 करोड़ रुपए के बराबर है और एडीबी ने 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। जबकि केंद्र विकास चरण 1 के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध 15,000 करोड़ रुपए में से 1,400 करोड़ रुपए का योगदान देगा। विश्व बैंक के दस्तावेजों के अनुसार प्रोजेक्ट इस साल 22 जनवरी को शुरू हुआ है और पिछले महीने इस कार्यक्रम के लिए 205 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पहला विवरण किया गया था। अधिकारी ने बताया 15,000 करोड़ रुपए में से विश्व बैंक, एबीडी और केंद्र के बीच हिस्सेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा, हमें 1 अप्रैल को केंद्र से कुल 4,200 करोड़ रुपए मिले हैं। अधिकारी के अनुसार केंद्र कुल प्रतिबद्ध राशि का 25% मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में देने पर सहमत हुआ है और जो राशि जारी की गई है वह इसी के तहत है। अधिकारी ने कहा कि बाकी की राशि की अगली किस्त राज्य सरकार प्रोजेक्ट में कुछ प्रगति दिखाने और बिल या उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद जारी करेगी।
पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की, जिसके बाद भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। मामले पर कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया और कहा कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही अपने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में माहिर हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मोदी और ट्रंप खुद को अच्छा दोस्त बताते हैं। दोनों ही अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खुद ही नुकसान पहुंचाने में माहिर हैं। उन्होंने ये बात तब कही जब सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों में क्रमशः 4000 अंक और 1200 अंकों की गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर लगभग 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि सेंसेक्स 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। 2 अप्रैल 2025 को विचित्र पारस्परिक टैरिफ लागू होंगे। बाजार टैरिफ लगाने के तरीके पर पूर्वानुमानित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पिछले सप्ताह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शून्यकाल के दौरान बोलते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि टैरिफ भारतीय उद्योग को पूरी तरह से तबाह कर देगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।